हाय दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, टाइटल देख चुके होंगे, आपने अपनी आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। आपने ठान लिया कि हमें आईआईटी के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। नाउ देयर इज़ ए क्वेश्चन कि सर अपनी पढ़ाई के दौरान मुझे किनको अपना बेस बनाना चाहिए, सीखने का जो बेस मेरा होना चाहिए वो किसका होना चाहिए। मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए या मुझे स्टडी मटेरियल्स पढ़ने चाहिए। नॉर्मली स्टडी मटेरियल्स किसी किसी कोचिंग्स के होते हैं। जो कोचिंग संस्थान हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं, इन कोचिंग संस्थानों ने अपना स्टडी मॉड्यूल भी लॉन्च कर रखा होता है। तो मुझे उनको चुनना चाहिए। उसमें बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे व्यू हैं, बहुत लोगों के मत हैं। किताबों में भी ऐसे हैं, डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशंस हैं हमारे भारत में। हमें उनमें से किस पब्लिकेशन की किताब को चुनना चाहिए। तो बच्चों, बस अब मैं इसका जवाब सीधे मैं क्या दूं, आप समझदार हो। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और उनसे आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो। जो भी कंक्लूजन हो कमेंट में आप मुझे सजेस्ट करिएगा। और अगर आपके सारे कंक्लूजन एक रास्ते के होंगे तो अच्छी बात है। अगर उनमें मुझे किसी तरह का कुछ करेक्शन करना होगा तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में वो करेक्शन भी कर दूंगा। तो आपके कमेंट देखते हैं कैसे होते हैं। तो देखो भाई, किताब पहले तो हम स्टडी मटेरियल के ऊपर आते हैं। अब जरा सा ये समझो कि ये स्टडी मॉड्यूल डेवलप कैसे हुए थे। स्टडी मॉड्यूल की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की, मैंने बताया था कि 1995 तक आते आते भारत में कोचिंग कल्चर एकदम से बूम किया। बहुत तेज़ी से बूम किया। बहुत तेज़ी से इंजीनियर्स की डिमांड चूँकि बढ़ी, इसीलिए और बहुत तेज़ी से उसकी डिमांड की वजह से लोगों में कंपटीशन बढ़ा। अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलने शुरू हो गए, क्योंकि 1990 में भारत ने अपने आप को खुली व्यवस्था में छोड़ दिया था। ग्लोबलाइजेशन उन्होंने कर लिया था। तो बहुत सारी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां भारत में अब अपने प्लांट लगा रही थी, अपने वेंचर शुरू कर रही थी। तो इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे अच्छे पैकेजेस हुए, तो इंजीनियरिंग एक बूमिंग विषय हो गया। तो मांग को पूरा करते हुए कोचिंग इंडस्ट्री ने भी अपने आप को मौके देखे और कोचिंगें भी उसी तरह से कुकुरमुत्तों की तरह से एकदम से फलने फूलना शुरू कर दी। अब होता क्या था, इस बूम से पहले जो कोचिंगें होती थी, जो लोग ट्रेनिंग करते थे, वो किताबों का यूज करते थे। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो आईआईटी में शांति नारायण, प्रोफेसर शांति नारायण थे, शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनकी किताबें चलती थी। एमएल खन्ना थे, प्रोफेसर खन्ना किताबें चलती थी। बहुत अच्छी किताबें थी, बहुत ही प्रोफाउंड बुकें थी, बहुत ही बेहतरीन किताबें थी। और जनरली उन्हीं किताबों से ही लोग आइडिया डेवलप करते और कंपटीशन की तैयारी करते। लेकिन जब कोचिंगें बढ़ गई तो उस मात्रा में ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं हो पाए जो उन किताबों को हैंडल कर सके, उन किताबों पे महारत हासिल कर सके, उन किताबों की प्रोफाउंडनेस को संभाल सके। अब बच्चों के सामने क्या होता है, जब उसके सामने टीचर होता है और उससे कह दो जो किताब पढ़ के आना, तो कोई भी किताब ले सकता है। हम XYZ कोई भी किताब ले सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। आप सोचो, एक सवाल है, अब एक क्लास है, उस क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, कोई इस किताब से, कोई उस किताब से। ये तो पक्की बात है, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सारे सवाल का जवाब दे पाना संभव नहीं होता। ऐसे में क्या होता था, टीचरों को शर्मिंदगी होती थी कि बच्चे पूछ रहे हैं, हम उसके जवाब उस समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के मन में संशय होता था कि पता नहीं ये टीचर इस काबिल है कि नहीं हमको पढ़ा सके। ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। और कई बार ऐसा होता था, बच्चे विषय से थोड़ा भटक कर भी सवाल पूछते थे, जो सवाल शायद उतने ज़्यादा रिलेवेंट ना हो उनके सिलेबस के हिसाब से, जिज्ञासा पूछते थे। तो कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों ने इसका एक बड़ा ही खतरनाक सा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने अपने खुद के स्टडी मॉड्यूल बनाने शुरू कर दिए। उससे कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको जब नए टीचर ट्रेन करने होते थे तो क्या करते थे, वही स्टडी मॉड्यूल ही उनको पढ़ाते थे, उनको ट्रेन करते थे। बच्चों से भी यही कहा जाता था कि जो मैं DPP दे रहा हूँ उसको ही केवल सॉल्व करना, अगल बगल मत करना, भटक जाओगे और जो भी तरीके हैं, भटक जाओगे, मन नहीं समझ पाओगे कुछ ये वो। तो बच्चों को हमेशा फोकस किया जाने लगा कि तुम स्टडी मॉड्यूल को ही पढ़ो, स्टडी मॉड्यूल से बाहर मत जाओ, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल आर द बेस्ट कंटेंट। ये वो वो कुछ दिव्य किस्म की स्टडी मटेरियल है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको खाली ये मॉड्यूल पूरी तरह से रट लेना है। तो कोचिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई बाय डिज़ाइनिंग द मॉड्यूल। और समय के साथ साथ जब इसको हाइप मिला तो ये उनके लिए रेवेन्यू का एक सोर्स बन गया। अब वो उन बच्चों को भी स्टडी मटेरियल बेच रहे थे जो कि उनके कोचिंग में नहीं थे। उस पर ऐड लगाते हैं, उस पर मार्केटिंग करते हैं, अलग तरह कंपनियों की भी ऐड उसमें वो इंक्लूड करते हैं, पब्लिशर्स के ऐड इंक्लूड करते हैं।
तो उनके रेवेन्यू का एक बहुत अच्छा सा सोर्स बन गया स्टडी मटेरियल्स। और आज धीरे धीरे वो एक अलग तरह से हमारे सामने आ गया है कि स्टडी मटेरियल्स आर एसेंशियल। जब समझो इसे स्टडी मटेरियल तैयार कैसे किए जाते हैं। पहले क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे लोगों ने उठा लिए 1900, बहुत पुराना ज़माना हो गया, मान लो 1990 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। अब क्या हुआ, स्टडी मॉड्यूल जब डिज़ाइन किया गया तो सबसे पहले उन सॉल्यूशंस, उन क्वेश्चन से मिलते हुए क्वेश्चंस बनाए गए, डमी क्वेश्चंस बनाए गए। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी हुई, उस थ्योरी को आइडेंटिफाई किया गया। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। पहले जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशन में, उनको देख करके देखा गया कि वो क्वेश्चन किस हिस्से से आए हैं। उस हिस्से की पूरी थ्योरी नहीं बताई गई, केवल वो थ्योरी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरी है वो बताई गई। उतनी ही थ्योरी को लिख दिया गया बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बहुत एग्जाम्पल कुछ नहीं, जितनी थ्योरी लिख दी गई। उसके बाद वो जो डमी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन वहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए। अब ये क्वेश्चन इस तरह से इंसर्ट किए गए हैं कि इनमें डाटा कुछ भरा गया है और लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही कुछ। उसके बाद फिर इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेलिंग तैयार होती गई। आखिर में वो स्टडी मॉड्यूल में एक सेक्शन होता है जहां वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखते हैं कि 2010 में कौन सा क्वेश्चन आया था। जब आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे ये तो हमने मॉड्यूल में पढ़ा है, अरे वाह क्या मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो पढ़ाया गया है देखो वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे बच्चों, ये डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, ये आपको ये भ्रम देने के लिए ही ये किया गया है कि बस ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप देखो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, आप सॉल्व कर लोगे। तो इससे क्या हुआ, बच्चों का विश्वास इस पर जमा, भाई हमें तो चीज़ें मिल रही हैं और हमें बस उतना ही पढ़ना पड़ रहा है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक फेज आ गया, उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। कौन बताए कितना ज़रूरी है, तो जवाब है सॉल्व कर सको प्रॉब्लम, बस इतना ही पढ़ना ज़रूरी है। पीएचडी थोड़ी करनी है, विद्वान थोड़ी बनना है। इस तरह की बातें बता करके हम बच्चों को टीचर्स एक अपने हिसाब से रख देते हैं। टीचरों के लिए सहायता क्या है, टीचर ने मॉड्यूल रट रखा है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको इस तरह से रटाया गया है और अब वो टीचर को मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ फंसता है। बच्चा चूंकि मॉड्यूल से बाहर क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, डीपीपी भी उनकी रटी हुई है, तो सब कुछ उनके काबू में है। क्लास में पूछे जाने वाले सवाल उनके काबू में है, उनके आंसर कैसे देने ये उनके काबू में है। तो पूरे क्लास का एक प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है। और ये चूँकि एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, रेवेन्यू का हिस्सा है, तो वो सब स्टडी मटेरियल को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए। और ये इस पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। वाई पीपल आर मोर इंकरेजिंग स्टडी मटेरियल्स। बच्चे भी देखते हैं, पतली पतली किताबें हैं और बस उनको पढ़ लो। मैं ये कहूँगा कि अगर बुक्स जो हैं वो दाल चावल रोटी सब्जी हैं, अंडा है, जिसमें न्यूट्रिशन है, जैसे बुक्स जो होती हैं, बुक्स को आप मानो कि जो हमारा रेगुलर खाना होता है, हमारा रेगुलर जो घर का खाना होता है, माँ के हाथ का बना हुआ खाना होता है, रेगुलर खाना होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भूख को मिटाने के लिए भी ज़रूरी हैं। और न केवल भूख भी मिटती है बल्कि उनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हम ग्रो करते हैं, हम सस्टेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टडी मटेरियल जैसे चाउमीन हैं, मोमोज़ हैं, फास्ट फूड हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, इनकी महक बड़ी अच्छी होती है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बढ़िया रंग बिरंगे पोस्टर बनते हैं, ऐड आते हैं। माताजी दाल चावल का ऐड नहीं करती, माताजी सब्जी रोटी का ऐड नहीं कर सकती, बॉयल एग का, आमलेट का ऐड नहीं होता उस तरह से। लेकिन ये चाउमीन, मोमोज़, पिज़्ज़ाज़, ये जो जितने ये सब होते हैं, आप ठेले पे जाते हो तभी वहाँ आपको बैनर पोस्टर लगे हुए दिखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हो आपको बैनर पोस्टर दिखते हैं। ये खाने में अच्छे लगते हैं, स्वाद होता है इनमें, अलग तरह की तलखी होती है, अलग तरह के मसाले होते हैं, बट इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर भी कह लो, या बहुत कम होते हैं। इनको खा के केवल आप बर्गर पिज़्ज़ा पे अपना जीवन नहीं चला सकते हो। आपको न्यूट्रिएंट्स के बिना आप कितने दिन सर्वाइव करोगे? न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको। आप एक लंबी रेस के घोड़ा बनना है आपको।
आपको बस खाली आईआईटी की गेट पे जाके अपने प्राण नहीं त्यागने हैं, आपको आईआईटी में जा करके वहाँ पर अपने आप को एक और अच्छा इंसान, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा पर्सन, एक देश के लिए बहुमूल्य व्यक्ति की तरह से आपको बनना है। बस ये नहीं कि बस हमको बस जा करके आईआईटी की चौखट छूनी, भले उसके बाद हम नष्ट हो जाएं। नो नो नो, दिस इज नॉट दिस शुड नॉट बी द एम। तो आपको स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, जैसे भूख मिटानी है तो आप कहीं नहीं कुछ मिला तो आपने कुछ खा लिया, ठीक है, खा करके आपने तो भूख मिटा ली, अपने तो थोड़ी सी एनर्जी आपको आ गई, भूख खत्म हो गई। अब आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको खाना तो यही खाना है ना जिसमें न्यूट्रिएंट्स होने हैं, ठीक है, चलता है। आप खाना खाते रहो, उसके साथ जस्ट फॉर स्वाद बदलने के लिए आप अपने साथ ये फास्ट फूड यूज कर सकते हो, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जस्ट फॉर फन। तो जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लिए, अच्छा ऐसे वर्जन्स होते हैं, ओके गुड, बट यू हैव टू बेस योर स्टडी ऑन बुक्स। आपको अपनी बुक्स को अपना आधार बनाना है। अच्छा, बुक कैसे? अब बुक के भी खेल की अलग महिमा है। बुक में अलग अलग तरह के पब्लिकेशंस हैं, वो भी तमाम तरह से चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं। वो भी बुक्स भी आज लिखी जा रही हैं इस तरह से कि आईआईटी के बच्चे उसको खरीदें, आईआईटी के स्पेसिफिक आईआईटी वाले बच्चे उनको खरीदें। तो जो तरीका ये मॉड्यूल अपना रहे हैं, वही तरीका ये बुक भी अपना रही हैं। धीरे धीरे कंपाइलेशन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। यहाँ अगर ये यहाँ पर 5 या 7 क्वेश्चन पे आके रुक जा रहे हैं, तो ये 25-30 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इससे बुक मोटी हो जा रही है, हैवी हो जा रही है, उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो जो बुक्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि फिर, अब आप कहोगे फिर क्या है, एक तो एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर लो, ज़रूर करना है इसको। एनसीईआरटी किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है। इसको किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बल्कि एक टीम ने लिखा है, और उस टीम को प्रोफेसर जेवीर नार्लिकर ने लीड किया है। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर एस्ट्रोफिजिक्स में अगर हम नोबेल पुरस्कार उस तरह से मिल रहे होते, तो जेवी नार्लिकर और इनके जो प्रोफेसर हैं, इनके जो साथ जिनके उन्होंने पीएचडी की है कैम्ब्रिज में, प्रोफेसर हॉवेल, उनको नोबेल पुरस्कार जरूर मिल गया होता फॉर गिविंग द स्टैटिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जेवी नार्लिकर एक अलग स्तर के व्यक्ति रहे हैं। तो इन्होंने जो एनसीईआरटी किताब लिखी है, वो किताब बहुत चैलेंजिंग किताब, डेफिनेटली आई वुड से इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग किताब। ये टीचर्स को चैलेंज कर देती है, बच्चे तुम तो छोटे हो, और इसीलिए टीचर्स इससे अनकंफर्टेबल हैं। 125, 130, 160 रुपए के अंदर किताब आ जाती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर हर कोई अफोर्ड करता है, अगर बच्चों ने इस एनसीईआरटी को पढ़ना सीख लिया, अगर हमने किसी तरह से एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ानी सीख दी, उसको समझानी सीख ली, तो फिर ख़त्म हो गई, बाकी सारी मार्केट ख़त्म हो गई, स्टडी मटेरियल की मार्केट ख़त्म हो जाएगी, सबकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, या कम से कम एक बहुत बड़ा चैलेंज तो आ ही जाएगा। तो इसको आपको लोग मिलेंगे जो इसको नहीं दरकिनार करते। जैसे मैथ के लोग, नीट के लोग इसको दरकिनार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इट इज़ सो रिच्ड, इतनी रिच्ड है वो किताब, इतनी ज़्यादा रिच्ड है कि उसके अंदर से क्वेश्चंस बन जाते हैं न्नीट के लिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टीचर्स स्कोप ही नहीं पा रहे कुछ लिखने की। लेकिन जब मैथ या फिजिक्स की बात आती है, तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी डायरेक्टली उस तरह क्वेश्चन नहीं बनाती, तो लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि फिजिक्स पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कहो क्या पढ़ें, कहीं हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ो या हमारी किताब पढ़ो। तो ये वो महीन महीन दरारें हैं जहाँ से लोग मार्केटिंग का, अपने प्रोडक्ट को सेल करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। तो किताबें, आप एनसीईआरटी को अपना आधार बनाइए। और भी बुक्स हैं जो आप देखते हो, कोई भी एक किताब ले सकते हो, कोई भी एक सेट ऑफ बुक आप ले लो। बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और उनको आपको पढ़ना चाहिए। आपको बुक को पढ़ने का जो चैलेंज है वो हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बुक जो होती हैं वो कंसेप्ट बिल्ड करती हैं। एक बिंदु के इर्द गिर्द जो ज़रूरी बातें हैं जिनको जान करके हम उस बिंदु को समझ सकते हैं, वो ज़रूरी होती है। किसी ने कहा सिर्फ बिंदु और बिंदु की परिभाषा दे दी, वो कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। दिमाग पे कभी आपके कोई छाप बन ही नहीं पाएगा, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, आपको हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती रहेगी अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं।
आपने कहा मेरे पास समय नहीं है, तो कितनी तुम कब चेते हो भाई, तुम कब जगे हो, तुम कब तैयारी करना शुरू किए हो? अगर अगर मार्च में, मान लो अगर मार्च 2024 में एग्ज़ाम होना है जेई का, तो क्या तुम दिसंबर 2023 में सोचे हो कि मुझे जेई का एग्ज़ाम देना है? 4 महीने पहले अगर जगे हो तो तुम तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए हो, एक्सेप्ट तुम सुपर नेचुरल कोई इंसान ना हो तो अलग बात है। 4 महीने पहले तुमने तैयारी करनी शुरू की, मन बनाया, और तुम मार्च के 2024 में कहते हो मेन कर लें, फिर उसके बाद एडवांस करके हम आईआईटी चले जाएं। अब मैं तो इसको सुपर ह्यूमन बिहेवियर कहूँगा, कोई कर सकता है, कर किया हो अगर तो आपने कहा मेरे पास समय कम है। अरे भाई कब से शुरू किया है तुमने, कब समय कम हो गया? अगर तुमने 8, 9, 10वें से नहीं सोचना शुरू किया और 11वें से जी तोड़ मेहनत नहीं शुरू की, तो तुम कब सोच रहे हो? तुमको लगता है कि 12वीं पास कर जाएंगे, 1 साल बैठेंगे, ड्रॉपर बन जाएंगे, सो कॉल्ड ड्रॉपर बनेंगे। ड्रॉपर अपने आप में क्या कोई बहुत पॉजिटिव वर्ड है? ड्रॉपर बन के हम करेंगे? तुम बताओ, जब तुम्हारे पास समय था तब तो तुमने उसमें अपनी बुद्धि लगाई नहीं, अपनी ऊर्जा लगाई नहीं। अब तुम 1 साल ड्रॉप लेकर के प्रेशर में आकर के तुम सोचते हो तुम पता नहीं क्या आसमान में छेद कर दोगे। ठीक है, बहुत सारे जुमले हैं, बहुत सारी शायरियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे मोटिवेशन अफर्मेशंस हैं, पर जो रियलिटी है वो ये नहीं है। हो उन्हीं का रहा है जो इस रेस की तैयारी अपनी नींदें ख़त्म कर चुके हैं बहुत पहले से। अगर 2023 में सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो 2020 से बहुत कुछ छोड़ करके इस तरफ लग चुके हैं, ये फैक्ट है। 11 लाख में से 6,500 लोगों का चुनाव इसी फैक्ट से ही होता है। भले ही कोई कितना कहे 11वां बर्बाद हो गया, अरे भाई जब जिसका 11वां बर्बाद हो गया तो वैसे बर्बाद है। 11वां क्या है, पूरी सिलेबस का 50% है। मैकेनिक्स तुमने बर्बाद कर दी, तुम करो हम अब लोग कहते हैं 11वां बर्बाद होगा, कोई बात नहीं, हम आपका 12वां ठीक कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई, कैसे कर दोगे? झूठ झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, मार्केटिंग कहूँगा, मार्केटिंग में तो झूठ का एक मसाला रहता ही है। तो आपको ये समझना है इस बात को। आपको कोई बुक लेनी है, एनसीईआरटी तो आपको लेनी ही लेनी, उसके अलावा आप जो भी कोई बुक अफोर्ड कर सको, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आए, आप उनको लीजिए और एक चैलेंज बनाइए कि 3 पेज पर डे हम पढ़ेंगे। 3 पेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पढ़ेंगे। एक बार बैठो तो ये टारगेट 1 महीना पूरा करो, खुद ही तुम्हारी इच्छा होगी कि इस पेज को 3 से बढ़ के 10 कर दिया जाए, और खुद ही 1-2 महीने में आपकी इच्छा होगी कि हम इसको और बढ़ा दें। और ये भी याद रखो, हर दिन जब एक पेज पढ़ो 3, तो पिछले 3 पेज रिवाइज कर लो। धीरे धीरे तुम्हारे पास ये क्षमता, और जब तुमको, और रिवीजन क्या होगा, जब एक स्टेज तक आप पहुंच जाओ, फिर अगले 3 पेज पे चैलेंज लो, तो उसके पहले के 3 पेज को रिवाइज कर लो। ये करोगे 1 महीने के अंदर तुम अपने अंदर बदलाव देखोगे। एक महीने का तुमको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आपको, अगर आप 11वीं 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 25 वालों के लिए खास तौर पर, 24 वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट स्टिक विथ बुक, बट ट्राई टू गेट सम गुड बुक। अगर मैं कहूँ रेस्निक एंड हाल्डे पढ़ो, तो कहोगे सर उसके बारे में तो कहा जाता है बहुत हाई फाई किताब है। अगेन, रेस्निक हाल्डे अगर पढ़ना सीख लिया, अब आप सोचो टीचर जो है वो सब रेस्निक हॉलिडे पढ़ के जा रहा है क्लास में पढ़ाने के लिए, और बच्चों से कह रहा है रेस्निक हॉलिडे मत पढ़ना, बहुत बेकार बुक, बहुत हाई फाई सी बुक है वो, बहुत ये वो है, मॉड्यूल पढ़ो। मॉड्यूल को बनाने वाले लोग रेस्निक हॉलिडे को यूज कर रहे हैं, रेस्निक हॉलिडे से फिगर लेके आ रहे हैं। आपको ऐसी बहुत किताबें मैं दिखा सकता हूँ, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो टेक्निकल और लॉ रिलेटेड। बस ऐसी किताबें हैं जिसको आज की डेट में बहुत बड़ी किताब मानी जाती है, इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई। वो किताब 70% तक फिगर यूज कर रही है, रेस्निक एंड हाल्डे एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल किताबें, उनके 70% फिगर यूज कर रही है। जहाँ भी आप कार वाले फिगर और वो इस तरह के फिगर और आदमी को चलता हुआ देखो, ध्यान से देखो, आदमी जो है वो इंडियन नहीं है, मतलब क्या वो फॉरेन बुक से ली गई किताबें हैं। फिर पैराग्राफ के पैराग्राफ छाप लिए गए हैं। क्वेश्चन में जहाँ लिखा है जॉन चेज कर रहा है कार को विद वेलोसिटी, तो उसका जो इंडियन वर्जन है उसमें लिख दिया विजय चेजिंग अ कार, बस जॉन को विजय बना दिया गया है।
मैरी को राधा बना दिया गया। इस तरह से क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, क्योंकि आप वो जानते नहीं, आप तो बच्चे हो, आपको क्या, आप तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हम लोग एज अ टीचर हम देखते हैं किस तरह की प्लैगरिज्म चल रहा है, इसे प्लैगरिज्म कहते हैं। ये कंटेंट की चोरी होती है। अगर आपने कंसेंट नहीं लिया है उस ऑथर से जिसने मेन लिखा है, देन ये चोरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबने चोरी की है, लेकिन इसके चांसेस हैं, मोटिवेटेड है या भी जो भी है ये लेवल पे। तो आपको किताबों को चुनाव करना है। एनसीईआरटी किताब ले लो या कोई भी किताब ले लो जो कंपाइल हुई, जिसका अच्छा रिव्यू है, इंडियन ऑथर जो आप अफोर्ड कर सकते हो, उसको ले लो और एक चैलेंज के साथ उसको पढ़ना शुरू करोगे। यू विल डेफिनेटली गेट द इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। और ठीक है, फिर आगे हम लोग मिलते हैं अपने मेन जो एकेडमिक कंटेंट है उसके साथ। वेरी सून आई विल बी with you with my academic content. Okay, have a nice day, take care, bye bye.